from Team Mati. Today I have with me my colleagues Dr. Sanjay Sharma, Hi. Varun, Hi. and Subhagya Modi. Hi. Today let's talk about self-acceptance and self-discovery and a little bit about diagnosis as well. So हम यहाँ पे अति में न्यूरोडाइवर्सिटी की आजकल बात कर रहे हैं, and we are also talking about affirmative care. So what do you think about that कि अभी जो हमारा ये दोनों जो हमारे tangents हैं अति में जेंडर के ऊपर बात कर रहे हैं और हम न्यूरोडाइवर्सिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि इसमें क्या दोनों में कॉमनैलिटीज है और क्या इसको कैसे पिक्चराइज कर सकते हैं? हाँ जी, तो सेल्फ एक्सेप्टेंस जो कि नाम में आता है कि खुद का हम एक्सेप्ट करें कि, और ये जो है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक तो हम जिस तरह से बड़े होते हैं सारे, तो उसमें बहुत सारे बीच बीच में ऑब्स्टेकल्स भी आते हैं, और साथ में खुद के जो है हम जब एक्सेप्ट करने लग जाते हैं तो हमें हमारे फ्लॉज पता चलते हैं और हम जो है अपनी मिस्टेक्स नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, जो कि हमें लगता है कि हमारे फ्लॉज हैं या मिस्टेक्स हैं क्योंकि हम लोगों से डिफरेंट हैं। लेकिन असल में ये है कि वो हमारी पहचान है, और क्योंकि हम ऐसे सोच में आते हैं कि ये जो है हमें कुछ अलग है तो ये जो है गलत ही होगा, जबकि वो गलत नहीं होता है। तो हमारे लिए इसको एक्सेप्ट करना कि हम दूसरों से अलग हैं और हमें जो पसंद है वो हमारे पीयर ग्रुप्स में नहीं पसंद करता है, तो वैसे हम हर जगह एक्सेप्टेंस की बात अब करने लग गए हैं अवेयरनेस के साथ साथ। तो पर हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें बात करनी चाहिए वो होती है सेल्फ एक्सेप्टेंस की। तो इसमें मैं डॉक्टर संजय से थोड़ी और बात तुमसे पूछना चाहूंगी कि हमारे जो स्कूल का एनवायरनमेंट होता है तो उसमें कैसे एक्सेप्टेंस आती है? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जो बच्चा स्कूल में अपने अंदरूनी समझ के साथ आता है और उसका एक अपना नरेटिव होता है, एक अपना वाक्य होता है जो वो अपने चारों तरफ एडल्ट्स को बताना चाहता है। जब एडल्ट्स इस चीज को नहीं समझते हैं या उसको सुनते नहीं हैं तो ये बहुत एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग कर देता है, चाहे वो नरेटिव इस बात का हो कि मेरी स्वानुमोदित पहचान क्या है, चाहे इसको लेके हो, या मैं किस तरह से कम्युनिकेट करना चाहता हूँ इस बात पे हो। तो मूलतः जहाँ पे पहचान की बात आती है तो हम जेंडर आइडेंटिटी की बात करते हैं, और जेंडर आइडेंटिटी के साथ जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस और उसकी एक्सेप्टेंस और उसके लिए प्रबंध, ये इसकी बात सामने आ जाती है। और जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो फिर हम एक ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम की भी बात करते हैं, जिसे पहले डिसऑर्डर कहा जाता था, मगर आज की डेट में हम जानते हैं कि ये जो चीज है ये हमारी वायरिंग के कारण है। वायरिंग मतलब हम किस तरह से हमारा न्यूरल डेवलपमेंट हुई है, किस तरह से हमारे ब्रेन की बनावट है, और इसको हम बदल नहीं सकते। तो ये कोई जिसको हम बदल नहीं कर सकते, यानी कोई ठीक करने की चीज नहीं है, तो उसको बीमारी का रूप नहीं देते हैं हम कहते हैं कि इसको आप एक्सेप्ट करिए और इसके साथ साथ प्रबंध करिए। तो ये मेरे ख्याल से हमें सोसाइटी में करने की रिक्वायरमेंट। तो ये सोसाइटी में जैसे करने की रिक्वायरमेंट है, इसमें अगर मेरा कोई बेटा है और वो ऐसे कम्युनिकेशन करने में उसे दिक्कत हो रही है, तो मेरे पास ऐसे क्या टूल्स हो कि मैं समझ सकूं कि हाँ मेरा बेटा है या बेटी है या कोई बच्चा है, मेरा बेटा बेटी नहीं केवल बच्चा है, कोई मेरा बच्चा है, तो उसे समझने में मेरे को परेशानी हो रही है। वो मेरे से कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, वो ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा, वो से जो स्कूल में समझाते हैं वो आसानी से समझ नहीं पाता, तो ऐसे में एज अ पेरेंट मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, सबसे जरूरी ये है कि जो उसे सिखा रहा है क्या उसको नॉलेज है, तो
उसको नॉलेज देने का काम जो है वो पेरेंट्स कर सकते हैं। उसको इस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि अगला व्यक्ति उस इंफॉर्मेशन को ग्रहण भी करे, और ये काम पेरेंट्स करते हैं। दूसरी बात जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो कि जो उन्होंने अनुभव किया है उस अनुभव को बाकी एडल्ट के पास ट्रांसलेट करें ताकि एक अफर्मेटिव केयर हो। तो जैसे अगर मेरे बच्चे में कुछ मान लीजिए इश्यूज लगते हैं किसी और को, तो ये मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं थोड़ा बहुत उसकी जानकारी लेके एनवायरनमेंट में भी डालूं। एक नोशन है, बात हम कहते हैं कि जो डायग्नोसिस होता है, और खासकर जब हम बात करते हैं ऑटिज्म की, तो उसमें कभी कभी गलत डायग्नोसिस हो जाता है। हमने अपने काम में हम देखा है कि वैसा बहुत बार हुआ है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे। तो इसका बहुत ही प्रभाव जो होता है, जो बच्चे पे पड़ता है, जो व्यक्ति पे पड़ता है, वो बहुत ज्यादा गहरा होता है, और कभी कभी बहुत ज्यादा नकारात्मक भी हो जाता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी हमें काफी काम करना चाहिए एज ए सोसाइटी, और हमें अपने जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, मेंटल हेल्थ पे काम कर रहे हैं, हमें कैसे उनसे भी ज्यादा चर्चा करनी चाहिए कि इसके ऊपर हम और क्या काम कर सकते हैं जो कि ऐसे और दुष्प्रभाव ना हो और ज्यादा मिसडायग्नोसिस ना हो। जैसे कि जब हमें किसी सब्जेक्ट में मुश्किल होती है तो फिर उसके लिए हम टूल्स देते हैं, उनको थोड़ी असाइनमेंट्स देते हैं, या और उनको नए तरीके से सिखाया जाता है। जैसे जब मैं छोटी थी तो फिर मेरे स्कूल में टीचर्स ने जो है फ्रैक्शन सिखाने के लिए चॉकलेट को डिवाइड कर दिया इस तरह से। तो अलग अलग टाइप के वेरिएंट्स हम सिखा सकते हैं, और साथ में मुझे लगता है कि सही तरीके का इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज शुरू से ही बच्चों को जो सिखाया जाना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हो सकता है, ताकि और कंफ्यूजन ना हो। तो सौभाग्य, आप कुछ और इसमें स्कूल और एनवायरनमेंट के बारे में बताओ हमें। स्कूल और एनवायरनमेंट से पहले तो मैं ये और जानना चाहूंगा कि अगर कोई बच्चा है तो इसका कोई डायग्नोसिस या फिर टेस्ट अभी तक सेट नहीं है कि इस पर्सन का हम लोग दिखा सकते हैं कि हाँ ये न्यूरो डाइवर्स है, इससे कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट ये इशू है, इस कम्युनिकेशन का एग्जैक्ट ये इशू है। जैसे अभी अमित जी से मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एग्जांपल दिया था कि एक न्यूरोटिपिकल और एक न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन है। तो एक न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन को कम्युनिकेशन के लिए वर्बल कम्युनिकेशन नेसेसरी नहीं होता, या उन्हें अच्छा नहीं लगता, वो उससे बात नहीं कर पाते, तो वो फोन पे लिख के देते हैं। अपना फोन पे उसने टाइप करा, और एक टीटीएस होता है, टेक्स्ट टू स्पीच इंजन, उससे वो फिर फोन बोलता है उनका, लेकिन वो खुद नहीं बोलती। उन्हें बोलना आता है, उनको कोई इम्पेयरमेंट नहीं है उस चीज का, बट लेकिन उनको एक मेंटल स्ट्रेस आता है उस चीज का, तो रिस्ट्रिक्शन आती है। तो इस चीज का कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा। तो मैं डॉक्टर सनी से पूछना चाहूंगा कि ऐसे में कैसे पेरेंट या फिर कोई भी। ये आपने ना बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्योंकि शुरू में हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते थे कि आपका टेस्ट या असेसमेंट रिजल्ट वो तय कर देता था कि किस तरह का प्रबंध होगा। और बहुत बार ये भी कहा जाता था कि आप अगर इस टेस्ट में पास नहीं हुए हैं तो फिर आपके लिए प्रबंध जरूरी नहीं है। मगर आज की डेट में हम ये जानते हैं कि ये सारी चीजें एक ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये स्पेक्ट्रम पे है, और न्यूरो डाइवर्सिटी एक रूल है rather than exception। तो हम सब अपने अपने तरीके से सोचते हैं, हम अपने अपने तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हमें बता रही थी कि 7 तरीके के कम्युनिकेशन के तरीके होते हैं, तो खाली एक पे रिलाई करना और सिर्फ उसको इस्तेमाल करना ठीक नहीं होगा। इसी तरह से जो असेसमेंट्स हैं,
ये पत्थर पे लकीर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत निर्भर करता है कि कौन असेसमेंट कर रहा है और किसके लिए कर रहा है, और क्या ये असेसमेंट हम डायनामिक तरीके से कर रहे हैं, और इसको इस असेसमेंट के बाद हम इस असेसमेंट का करेंगे क्या। अगर मेरी टीचर को इस असेसमेंट के रिजल्ट के बाद कम्युनिकेशन किस तरह से चेंज करनी है ये नहीं करेंगी, तो फिर उस असेसमेंट का कोई फायदा नहीं। तो ये भी हमको लेके चलना है। जैसे अगर जो है किसी को बुखार होता है और उसको हमने कोई गलत दवाई दे दी या कुछ हो, तो फिर उसमें उसको और तकलीफ होती है, तो फिर हमें मतलब जहाँ का वो है कि एक्सेप्ट द नरेटिव, तो वहीं से बात है कि जो उसके बच्चे के नीड्स हैं तो उसमें हमने कैसे उसको अकोमोडेट करना है। हर चीज जो है हम टेस्ट पे पूरा रिलाई नहीं कर सकते, तो वरुण आप और इस पे बोलोगे कि कैसे प्रभाव पड़ता है। मुझे एक चीज लगती है कि जितने भी हम सबने बातें करी, डॉक्टर संजय ने अपना शेयर करा, सुभाष ने बताया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जितनी भी जानकारी है, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अप टू डेट है हमारे पास इंफॉर्मेशन जहाँ तक भी है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा साझा करनी चाहिए टीचर्स के साथ, एजुकेशन में जो काम कर रहे हैं, शिक्षा में जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके साथ, हेल्थ केयर प्रोफेशनल जितने, क्योंकि ये दो बहुत ही अहम रोल निभाते हैं किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में। एक तो टीचर, आपका स्कूल, और आपका जो भी क्या कह सकते हैं उसको हेल्थ केयर फैसिलिटी जो भी है, तो ये दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट जगहें होती हैं। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम इसको, इन लोगों को कैसे और सेंसिटाइज कर सकते हैं, कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और ये सेंसिटाइजेशन करने के बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमें वो भी मॉनिटर जरूर करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है। तो उसको लेकर के हमें फिर अगेन हम पॉलिसी लेवल पे आ जाते हैं कि ये सारी चीजें इस पूरे ग्रैंड स्केल पे हम कैसे कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि हमारे साथ डॉक्टर संजय हैं, डॉक्टर संजय का बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रहा है पॉलिसी लेवल में, रिटायर्ड। इससे पहले कि मैं पॉलिसी की बात करूं, मैं एक और चीज के बारे में बात करना चाहता हूं, वो है सपोर्ट। और ये सपोर्ट ग्रुप जो है ना, ये मेरे ख्याल से हमें बहुत इसकी जरूरत है, क्योंकि ये एक ब्रिज बन जाता है। कई बार हम इस सपोर्ट ग्रुप के द्वारा उस फैमिली को सपोर्ट कर देते हैं जहाँ से ये इंडिविजुअल आ रहा है, क्योंकि अगर हमारी जो पूरी मुहिम है वो परिवार को नहीं देखेगी, तो फिर वो सोसाइटी को भी नहीं देख पाएगी। और इसलिए ज़रूरी है कि जो पॉलिसी बनाते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि पॉलिसी इंडिविजुअल सेंट्रिक होने की जगह फैमिली सेंट्रिक हो, नंबर 1। दूसरा, उसमें सब वर्गों की पार्टिसिपेशन हो। और ये भी बहुत ज़रूरी है, हम कई बार सोचते हैं कि जो व्यक्ति है उसको नहीं पता होगा कि उसको क्या चाहिए, मगर यहाँ पे हम जिसके लिए भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें उसकी रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बार रेजिस्टेंस आती है, स्पेशली जब हम न्यूरो डाइवर्स ग्रुप के साथ काम करते हैं, तो बोलते जी इनकी तो कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग है, हम इनके लिए पॉलिसी बना रहे हैं, हम ही नहीं समझ पाएंगे, मगर हमें सीखना पड़ेगा। और ये एक्स्ट्रा एफर्ट जब हम थोड़ा सा करते हैं तो हमको सपोर्ट ग्रुप की मदद के साथ और ब्रिजिंग हो जाती है, और हम एक अच्छी रोबस्ट पॉलिसी बना सकते हैं जो कि जिस व्यक्ति के लिए बनी है उसके नज़रिए से काम करती है। ये प्रोसेस थोड़ा सा समझ के साथ चलने वाला है, स्पेशली जब हम न्यूरो डाइवर्जेंट लोगों के बारे में बात करते हैं, और जब हम जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस की बात करते हैं, तब भी हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। हाँ, हमें केयर के साथ काम करना केयर के साथ।
बिल्कुल। और जो आपने जो एक सामाजिक इकाई, सोशल यूनिट का जो इम्पोर्टेंस बताया कि फैमिली का जो रोल है वो हमें समाज में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और बच्चे के विकास के लिए काफी जरूरी है। जहाँ तक हम बच्चों की बात करें उसमें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, वो तो बिल्कुल एग्री करूँगा मैं उस बात से। जैसे अगर पेरेंट्स जो है अपने जब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, अच्छे से उनको अकोमोडेट करते हैं, तो वो बच्चा जो है मतलब बहुत खुश रहता है एंड फिर उसका जो लाइफ और बेटर होता है। तो ये तो बात है हमारे। तो सौभाग्य, आप अंत में और कुछ कहना चाहेंगे? तो मैं ये कहना चाहूंगा, पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है अपने बच्चे को समझना। बच्चा और कुछ नहीं चाहता, वो बस अपने आप को समझाना और समझवाना चाहता है कि मेरी ये नीड्स है, मेरी ये रिक्वायरमेंट है, मैं जैसा आप समझा रहे हो, जैसा आप पढ़ा रहे हो, मैं वैसा नहीं हूँ। जो आपने मेरे लिए सपने देखे हैं वो आपके सपने हैं, मेरे खुद के सपने अलग हैं। और मुझे अगर कोई ऐसी परेशानी है तो मेरे को उसका क्यूर की जरूरत नहीं है, मुझे उसकी केयर की जरूरत है। तो हाँ, क्योंकि देखिए हम ना एक घोंसला तैयार करते हैं और वो घोंसला हम इसलिए बनाते हैं ताकि जो व्यक्ति है वो कंफर्टेबल हो। और जब वो इस घोंसले में कंफर्टेबल होता है तो वो सीखता है। और वो जब इस घोंसले से बाहर की दुनिया को देखता है, उसको समझता है, और तब तैयारी होती है कि वो इस घोंसले से उड़े। और ये उड़ान का भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये भी केयर गिवर्स के ऊपर आती है। और इसकी उड़ान अच्छी हो, जहाँ तक इसमें हम काबिल दे सकते हैं वो हम दे पाए, ये हमारा रोल है। और हमें इसलिए उसकी भाषा अगर हम नहीं जानते हैं तो हमें सीखना पड़ेगी। उसकी नीड्स अगर हम नहीं पहचान रहे हैं तो हम दूसरों की मदद लेंगे जो हमें वो दिखाएंगे और हम उसके साथ आगे चलेंगे। क्योंकि हर इंडिविजुअल अगर एक अच्छे परिवार के साथ परिवार एक घोंसला बनाता है, तो अगर सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उसको इस फर्स्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी यानी परिवार को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। और एक और चीज़ है जो हम शायद बाद में इस वक्त जब बच्चा छोटा होता है तब हम सोचते नहीं हैं, मगर जैसे बच्चा एज करेगा तो उसको दोबारा घोंसले की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एक साइकिल है जहाँ पे आफ्टर केयर, एजिंग, कंपेनियनशिप, इन सब चीज़ों की जो तैयारी और नींव है वो फैमिली से पड़ती है। तो चाचे, ताए, मामे, मासियाँ सब इम्पोर्टेंट हैं, सबको साथ लेने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंडिविजुअल की बात को समझें और उसके नज़रिए से पॉलिसी कह लीजिए, कम्युनिकेशन कह लीजिए, रिलेशनशिप कह लीजिए, इन सब चीज़ों को हमको इंडिविजुअल को साथ रखते हुए ले जाना है। ठीक है। और आखिरी में हम कहना चाहेंगे